हम और आप लोगों ने मसल के स्ट्रक्चर को हम और आप लोगों ने पढ़ लिया। मसल का जो फंक्शन है वो रहता है, और मसल का जो फंक्शन है, फंक्शन को हम और आप लोग चूंकि फिजियोलॉजी भी कहते हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा इसके लिए वो लफ्ज़ लिख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स। और जो मसल का जो फंक्शन है वो एक ही है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बाज़ दफ़ा ये MCQ के अंदर लफ्ज़ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का लफ्ज़ भी लगा लेते हैं। मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होता है, हम और आप लोगों ने मसल के सेल के एक टिपिकल स्ट्रक्चर को हम और आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, हम और आप लोगों ने इसको बनाया हुआ था। फिर मैंने उसी ही डायग्राम को, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को इसके अंदर ली हुई है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिल्स को मैंने इसके अंदर नहीं बनाया हुआ है। जैसे सार्कोलीमा है, इसके अंदर मैंने एक टिट्यूब्यूल बनाया हुआ है, साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए हुए हैं, यानी ट्राइएड भी मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है। जो दूसरी चीज़ है वो इसके अंदर फिर मैंने एक मायोफाइब्रिल मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। एक मायोफाइब्रिल के अंदर वो एक बैंड लिया हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मायोफिलामेंट्स मौजूद है। मैंने इनमें से एक मायोफिलामेंट को एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस मायोफिलामेंट में ये जो ब्लैक है वो थिक है, वो डार्क है, वो ए वाला है जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था, जो मायोसिन वाला है। जबकि जो ये वाला है ब्लू से जो है ये थिन वाला है, लाइट है, आई बैंड है, जो कि एक्टिन का बना हुआ था। इसलिए इसके ऊपर मैं लिखवा लेता हूं कि ये जो हमारा ये वाला साइड है ये मायोसिन प्रोटीन वाला है, जबकि जो ये वाला है ये हमारा एक्टिन वाला प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो दो मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन मायोफिलामेंट और एक्टिन मायोफिलामेंट, अगर आप लोग नॉर्मली, मुझे पता है आपके ज़हन में जो बात आएगी वो आएगी कि इस तरह के, फॉर एग्जांपल ये मायोसिन प्रेजेंट है, मायोफिलामेंट्स, मायोसिन मायोफिलामेंट्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसके सामने ही ऐसे एक्टिन मायोफिलामेंट्स होंगे। ये ऐसे नहीं होते। ये जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं इनके बीच में ये एक्टिन मायोफिलामेंट्स इस तरह से आए हुए होते हैं, यानी ये ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के बीच में चले जाते हैं, लेकिन ये आपस में अटैच नहीं होते, ये फ्री फॉर्म में होते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें तो मैंने एक बनाया हुआ है मायोसिन मायोफिलामेंट, इसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस है, ग्लोबुलर हेड्स है, लेकिन अगर आप लोग ग्लोबुलर हेड्स के ऊपर देख लें तो ये जो एक्टिन मायोफिलामेंट है ये इनके साथ अटैच नहीं है। ये अटैच होना चाहता है पर ये अटैच नहीं होता, अटैच नहीं होता। क्यों? कि जो मायोसिन मायोफिलामेंट्स है इनके जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं इनके ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और उस प्रोटीन को हम आमतौर पे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। मैं साइड पे लिखवा रहा हूं, हम इसको आमतौर पे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन भी एक प्रोटीन है जो कि थिक बैंड्स जो होते हैं, जो मायोसिन मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये इनके ग्लोबुलर हेड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो ये है कि ये इस एक्टिन मायोफिलामेंट को मायोसिन मायोफिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस के ग्लोबुलर हेड्स के ऊपर अटैच होने से बचाता है। और अगर ये इसके साथ अटैच नहीं होगा तो अंडरस्टूड बात है मसल का जो फंक्शन है कंट्रैक्शन वो फिर नहीं होगा। तब जाके कुछ लोग ट्रोपोमायोसिन को इनहिबिटरी प्रोटीन भी कहते हैं, और इनहिबिटरी से मेरा मतलब यह है कि ये कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। ये नहीं चाहता कि ये दोनों के दोनों अटैच हो जाए और कहीं कंट्रैक्शन हो जाए। लेकिन इसके मुकाबले में, ट्रोपोमायोसिन के मुकाबले में एक और किस्म का प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम और आप लोग ट्रोपोनिन कहते हैं। पर याद रख लें कि जो ट्रोपोनिन होता है ये नॉर्मली सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी सार्कोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग ट्रोपोमायोसिन को देख लें तो ये मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक्चुअली डिपेंडेंट प्रोटीन है, और डिपेंडेंट से मेरा मतलब ये है कि ये अगर होगा तो फिर मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर होगा, ये फ्री फॉर्म में नहीं होता। जबकि जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और अगर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो ये फिर डिपेंडेंट नहीं होता, ये असल में फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है वो इनहिबिटरी है, लेकिन ये जो ट्रोपोनिन होता है ये एक्चुअली
अब इनहिबिटरी नहीं होता, बल्कि ये एक्चुअली स्टिमुलेटरी होता है, यानी ये एक्चुअली कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, स्टार्ट करता है। तो ये मसल के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ये मसल के ट्रोपोमाइसिन मसल के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उनको इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल के जो सेल्स होते हैं, मसल के जो सेल्स होते हैं उनमें 4 तरह के होते हैं, 4 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। एक मायोसिन होता है, एक एक्टिन होता है, एक ट्रोपोनिन होता है, एक ट्रोपोमाइसिन होता है। लेकिन इन चारों में एक फर्क ये भी है कि जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन और एक्टिन के बने हुए होते हैं, जबकि ये ट्रोपोमाइसिन और जो ट्रोपोनिन होते हैं ये इन मायोफिलामेंट्स को तो नहीं बनाते। हाँ, जो ट्रोपोमाइसिन होता है वो मायोफिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, इनहिबिटरी होता है, जबकि जो ट्रोपोनिन होता है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन नो डाउट इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये मसल को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कहीं अगर आप लोगों से जनरली पूछा गया ईटा में कि मसल के सेल्स के अंदर कितने किस्म के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो फिर 4 है। लेकिन कहीं पूछा गया कि इनके अंदर जो मायोफिलामेंट्स होते हैं इनमें कितने किस्म के प्रोटीन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सो नो डाउट वो फिर 2 तरह के होते हैं, एक मायोसिन और एक एक्टिन। साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मायोसिन और एक्टिन में कौन सा वाला आइसोट्रॉपिक है, कौन सा वाला एन आइसोट्रॉपिक होता है, कहाँ पे वो Z लाइंस, कहाँ पे वो M लाइंस, कहाँ पे वो H लाइंस, ये बातें फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन को आमतौर पे इस टॉपिक के अंदर हम इसको हरगिज ऐसे डिस्क्राइब नहीं करते कि कौन सा वाला आइसोट्रॉपिक है या कौन सा वाला एन आइसोट्रॉपिक होता है। हाँ, इस लिहाज से हम और आप लोग इसको जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि जो ट्रोपोमाइसिन है ये डिपेंडेंट होता है, यानी ये ए बैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ट्रोपोनिन होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो ट्रोपोमाइसिन है वो इनहिबिट करता है कंट्रैक्शन को, जबकि जो ट्रोपोनिन होता है वो स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट करता है ये मसल के कंट्रैक्शन को। इसके ऊपर हम और आप लोग फिर आएंगे, लेकिन इससे पहले हम और आप लोग थोड़ा सा इसी के अंदर और टॉपिक को भी हम और आप लोग चिढ़ देते हैं। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स प्रेजेंट है, हर एक सेल में एनर्जी का एक सोर्स जरूर होता है और उस सोर्स को हम और आप लोग एटीपी कहते हैं। यानी एटीपीज आमतौर पे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड यू नो एटीपी एनर्जी करेंसी है, इसी ही के थ्रू बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फिर परफॉर्म होते हैं। लेकिन एटीपी को जिस चीज़ से बनाया जाता है, नो डाउट इसको हम और आप लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो एनर्जी का जो दूसरा सोर्स है इसको हम और आप लोग ग्लूकोज कहते हैं। ये भी आमतौर पर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर एटीपी खत्म हो जाए तो इन ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारा कुछ हो जाता है, तब जाके और एटीपीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन जाते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहां पे एटीपी और ग्लूकोज के अलावा एक तीसरा सोर्स भी होता है जिसको हम और आप लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। और ग्लाइकोजन क्या होता है? ये एक्चुअली ग्लूकोज का स्टोर हाउस होता है। वो पैक्स होते हैं, बोरिया होते हैं जिसके अंदर इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। तो ऐसे सेल्स के जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वो आमतौर पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो मसल के सेल्स होते हैं इनमें इन 3 सोर्सेज के अलावा एक चौथा सोर्स भी प्रेजेंट होता है जिसको हम और आप लोग फास्फोक्रियाटिन कहते हैं। और जो फास्फोक्रियाटिन है ये फास्फेट के पैक्स होते हैं। जिस तरह के ग्लाइकोजन ग्लूकोज के पैक्स होते हैं, इस तरह से फास्फोक्रियाटिन जो होते हैं ये फास्फेट के पैक्स होते हैं। तो इनमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर मैं लिखवा लेता हूँ पी, इस तरह से बहुत ज़रा फास्फेट होते हैं, इसका पैक होता है। होता कि कुछ इस तरह से है कि अभी हम पढ़ेंगे कि मसल्स के कंट्रैक्शन के अंदर जब एटीपी किसी मसल के सेल के अंदर खत्म हो जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर एटीपी से क्या बनते हैं? उनसे तो एडीपी बनते हैं, एडीपी फिर कन्वर्ट होते हैं, एएमपी बन जाते हैं। इसी तरह से जो ग्लूकोज होगा उससे फिर एटीपी बनेंगे, एटीपी फिर कन्वर्ट होंगे एडीपी और एएमपी में। इस तरह से ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर एटीपी बनेंगे, एटीपी फिर कन्वर्ट होंगे इसमें। तो अगर बाज़ दफा बॉडी के अंदर एटीपी तकरीबन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एडीपी एंड एएमपी, इसी तरह से ग्लूकोज खत्म हो जाता है, ग्लूकागॉन भी ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है, तो फिर मसल के सेल के साथ एक चौथा ऑप्शन भी होता है। वो ये कि जो फास्फोक्रियाटिन होते हैं इनके जो पैक्स होते हैं इनको ब्रेक कर लेते हैं। जब ये ब्रेक हो जाए तो इनसे फिर फास्फेट रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फिर जो एएमपी होता है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, वहां पे 2 फास्फेट की कमी होती है, उनको 2 फास्फेट दी जाते हैं और इसको फिर एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जो एडीपी होते हैं
उनमें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, वहां पे एक फास्फेट की डिफिशियंसी होती है, इनको मिल जाता है और फिर इस तरह से फिर एटीपी जो है ये कुछ हद तक बन जाते हैं। एंड यू नो कि जो एटीपीज होते हैं ये इनकी ब्रेकिंग होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी वगैरह जो है ये फिर रिलीज होती है और उस एनर्जी को सेल्स जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन के लिए फिर इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन इस एटीपी की ब्रेक के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इसको हम आमतौर पे एटीपीएज एंजाइम कहते हैं। ये इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये होता है एटीपीएज एंजाइम का कि ये एटीपी की ब्रेकिंग करता है, एडीपी या एएमपी में इसको कन्वर्ट करता है, वो एनर्जी इससे रिलीज होती है और उस एनर्जी को फिर ये यूज कर लेते हैं, कंट्रैक्शन वगैरह के लिए इसके लिए यूज कर लेते हैं। ये तो हम और आप लोगों ने थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दिया। अब हम और आप लोग देखते हैं कि मसल्स के अंदर एक्चुअली ये कंट्रैक्शन का फेनोमेनन होता कैसे है। शाबाश है। होता ऐसे है कि हम और आप लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर को। तो न्यूरॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर में हम और आप लोग पढ़ेंगे कि वहां पे सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी के बाद यहां पे डेंड्रॉन्स निकलेंगे, हर एक डेंड्रॉन से सेकेंडरी डेंड्रॉन निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्शियरी निकलेंगे, टेट्रा निकलेंगे, इस तरह से हम जाएंगे, आखिर में डेंड्राइट्स होंगे। इन डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और हम और आप लोग पढ़ेंगे कि इन रिसेप्टर्स को हम और आप लोग ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं और रिसेप्टर और ट्रांसड्यूसर का एक ही फंक्शन है कि वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस चेंज होता है और ये चेंज जो होता है इनको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये चेंज कहां पे हो गया, क्या बॉडी से बाहर हुआ कि नहीं बॉडी के अंदर हुआ। अगर चेंज बॉडी से बाहर है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन अगर वो चेंज बॉडी के अंदर है फिर हम इसको कहते हैं कि ये इंटरनल स्टिमुलस है। तो ख्वाह वो स्टिमुलस एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूरॉन और न्यूरॉन के रिसेप्टर्स यानी ट्रांसड्यूसर्स है। तो कितने किस्म के स्टिमुलस हो सकते हैं, कितने किस्म के चेंजेस हो सकते हैं? बहुत ज्यादा। हम और आप लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। तो हर एक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर है, तो फिर कितने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होंगे उनको भी फिर हम और आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इतने ज्यादा होते हैं। फिर जो सेल बॉडी है वो फिर इधर पे प्रेजेंट है। सेल बॉडी से हम फिर पढ़ेंगे एक्सान है, एक्सान के फिर रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो फिर डिवाइड और रिडिवाइड होते हैं और जब एक्सान में भी ये फर्दर डिवीजन ना हो उसको भी फिर हम और आप लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट का जो लफ्ज है न्यूरो साइंस में ये डेंड्रान के जो बिल्कुल लास्ट ब्रांचेस होते हैं और जो एक्सान के जो बिल्कुल लास्ट ब्रांचेस होते हैं, इन दोनों के लिए हम इस टर्म को यूज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सान के डेंड्राइट्स होते हैं इनके टॉप के ऊपर भी छोटे छोटे आउटग्रोथ से प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम और आप लोग साइनेप्टिक टर्मिनल्स या साइनेप्टिक नॉब्स या साइनेप्टिक बटन्स भी हम इसको कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ इस तरह से होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूरॉन है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसने किसी खास स्टिमुलस को रिसीव किया। वो स्टिमुलस में भी हीट, में भी टेम्परेचर, में भी कोल्ड, में भी लाइट, में भी प्रेशर, में भी पेन, कोई भी चीज हो सकता है। उस स्टिमुलस की वजह से इस न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाता है। हम पढ़ेंगे उस नर्व इंपल्स की वजह से इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास किस्म का केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जहां पे एक खास किस्म के केमिकल्स बन जाते हैं जिनको हम फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं वो फिर एक्सान के थ्रू नीचे आते हैं और इन टर्मिनल्स के अंदर फिर ये स्टोर होते हैं। अब कितने किस्म के स्टिमुलस? बहुत ज्यादा। कितने किस्म के रिसेप्टर्स? बहुत ज्यादा। तो हर एक स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर, उस स्टिमुलस की वजह से वहां पे कोई नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से इस न्यूरॉन के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसके रिजल्ट में एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर भी फिर बन जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि कितने किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हुए, हम और आप लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक स्टिमुलस के खिलाफ एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये फिर बन जाता है। तो होता क्या है असल में? तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं इनमें वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो टर्मिनल्स हैं ये मैंने इधर टी ट्यूब्यूल के साइड्स के ऊपर 2 को शो किया हुआ है और मैंने लिखा हुआ है साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ये वो न्यूरॉन है जो कि यहां पे प्रेजेंट है। अब एक बात और भी आप लोग जहन में रख ले कि ये एक न्यूरॉन है, पता नहीं इसमें कितने टर्मिनल्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उधर पे अगर आप लोग सेल्स को देख ले तो उनमें ये टर्मिनल तो जाते हैं,
लेकिन ये टर्मिनल इतने ज्यादा होते हैं कि ये सिर्फ एक सेल को कंट्रोल नहीं करते, ये पूरा का पूरा एक मसल का एक यूनिट कंट्रोल करते हैं। यानी एक सेल नहीं होता, ये बहुत ज्यादा सेल्स को कंट्रोल करता है। तब जाके आपके ज़हन में ये बात भी होनी चाहिए कि ये जो एक न्यूरॉन है, ये सिर्फ एक सेल को नहीं, ये जो एक न्यूरॉन है ये पूरा का पूरा मसल्स का पूरा एक यूनिट कंट्रोल करता है। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, ह्यूमन बीइंग में जो लेग्स हैं, लेग्स में पता नहीं कितने ज्यादा मसल्स हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है। अगर उस न्यूरॉन के अंदर मसल आ जाए तो फिर पूरे के पूरे पांव में मसल आ जाता है। अब हाथ में देख ले, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन है, पूरे हाथ की एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है। अगर उसमें मसल आ जाए तो पूरे हाथ में मसल आ जाता है। अगरचे हाथ के अंदर बहुत ज्यादा मसल्स हैं, लेकिन न्यूरॉन एक है। इसका मतलब कि एक न्यूरॉन ने मसल्स का पूरा यूनिट कंट्रोल किया हुआ है, एक न्यूरॉन ने मसल का पूरा यूनिट कंट्रोल किया हुआ है। तब जाके आपके बुक ने यहां पे एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि जो मसल्स होते हैं इसका एक यूनिट जो होता है ये न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। और आमतौर पे वो जो न्यूरॉन होते हैं इनको हम और आप लोग पढ़ेंगे कि वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। तब जाके उन्होंने इसके लिए लफ्ज भी मोटर यूनिट का लगाया हुआ है। इसका मतलब कि मोटर न्यूरॉन एक न्यूरॉन होता है, वो मसल्स के पूरे एक यूनिट को कंट्रोल करता है, जिसको हम और आप लोग फिर मोटर यूनिट हम और आप लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट होता क्या है? होता यह है जैसे फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में कोई बात आ गई है कि मैंने इस मार्कर को उठाना है, तो अंडरस्टूड बात है मार्कर का उठाना ये तो एक स्टिमुलस हुआ, जहन में कोई बात तो आएगी। या मैंने फॉर एग्जांपल इस ग्लास को उठाना है, या मैंने किसी चीज को फेंकना है, पत्थर को फेंकना है, या मैंने कोई और काम करना है। अंडरस्टूड बात है। पहले ये सोच नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। उस स्टिमुलस की वजह से जो आप सोच रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए यहां पे रिसेप्टर्स होंगे, उसको रिसीव कर लेगा, उसकी वजह से यहां पे नर्व इंपल्स क्रिएट हो जाएगा, उस नर्व इंपल्स की वजह से यहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर बन जाएगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा, इधर टर्मिनल में आएगा। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो टर्मिनल इस मसल के सेल्स के अंदर फेंक देगा, सेट कर लेगा। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। तब जाके आपके बुक ने ये नाम लिखा हुआ है एसिटाइलकोलिन का। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिटाइलकोलिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरॉन के अंदर बनता है। न्यूरॉन इसको ये साइनेप्टिक टर्मिनल्स के थ्रू इसके साइटोप्लाज्म के अंदर इसको फेंक देता है, सेट कर लेता है। एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कंट्रैक्शन वन। तो फिर मसल जो होगा वो उसी ही के मुताबिक कंट्रैक्ट करेगा, या उस पत्थर को ले लेगा, या उस पत्थर को फेंक देगा, या मार्कर को ले लेगा, मार्कर को फेंक देगा, रख लेगा, बाल्टी को उठाएगा, किसी और चीज को करेगा। उसी तरह से फिर वो मसल जो होंगे ये फिर फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन कैसे? उसने एसिटाइलकोलिन को सीक्रेट किया। एसिटाइलकोलिन के अंदर खूबी यह है कि जो ही इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है किधर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, सो दिस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेज दीज कैल्शियम्स जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हुए थे, जो कि इसका घर है, इसका हैबिटाट है, इसको मजबूर कर लेते हैं कि आप इससे निकल जाए, क्योंकि मसल ने कंट्रैक्ट होना है और मसल की कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का होना जरूरी होता है। तो कैल्शियम, वो तो बात मैंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर बताई हुई थी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका हैबिटेट है, इसका घर है, यहां पे तो ये रहता है, इसको तो ये पसंद करता है। लेकिन ये कैल्शियम किसकी वजह से निकले, कहीं पूछा गया, प्लीज आपको पता होना चाहिए एसिटाइलकोलिन है। लेकिन एसिटाइलकोलिन है क्या? वो न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन ये किस किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है? जो मसल के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस एसिटाइलकोलिन कैसे सीक्रेट हुआ, इसकी पूरी फिजियोलॉजी मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो जो ही वो कैल्शियम निकल जाता है, ये कैल्शियम फौरन इस ट्रोपोनिन के साथ मिल जाता है। तो फिर ट्रोपोनिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम किसकी वजह से निकला? कैल्शियम एसिटाइलकोलिन की वजह से निकला। जो ही निकला वो सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। जो ही निकल जाएगा वो फौरन ट्रोपोनिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। जो ही ये कॉम्प्लेक्स बन जाए ट्रोपोनिन और कैल्शियम का, ये दोनों के दोनों फौरन भाग जाते हैं। मैं बड़ा ही इलिटरेट लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर लूंगा कि ये भाग जाते हैं किसकी तरफ? उधर ट्रोपोमाइसिन की तरफ, जो के मायोसिन मायोफिलामेंट यानी ए बैंड के
क्रॉस ब्रिजेस के ग्लोबुलर हेड्स के ऊपर अटैच होते हैं और उनको मजबूर कर लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स कि आप इनसे हट जाएं। जो ही ये इनसे हट जाते हैं, कौन? ट्रोपोमाइसिन। किसने इसको हटाया? ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम के कॉम्प्लेक्स ने। जो ही वो हटा देता है, ये ट्रोपोनिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स इसको हटा देते हैं और ये क्या है? ट्रोपोनिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स यहां पे अटैच हो जाता है ट्रोपोमाइसिन की जगह पे। जो ही ये अटैच हो जाए तो ये जो ट्रोपोनिन और कैल्शियम है, ये एक्चुअली जो आई बैंड होता है, जो लाइट वाला होता है, जिसको मना किया गया था, किसने? ट्रोपोमाइसिन ने, कि आप यहां पे बाइंड नहीं होंगे। वो ट्रोपोमाइसिन तो नहीं रहा उधर पे, तो आप ट्रोपोनिन और कैल्शियम रहा। तो ट्रोपोनिन जो है वो तो स्टिमुलेटरी है, तो अब वो आई बैंड को कह देगा कि आ जाए और आप इस ग्लोबुलर हेड्स के साथ खुद को अटैच कर ले। तो फिर ये इनके साथ ऐसे अटैच हो जाता है और अब सारे सबको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ये इनके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर फौरन जहां पे ये अटैच हो जाते हैं, एटीपी तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, वो इधर पे होता है। साथ में वो एटीपीएज एंजाइम वो बता दिया है कि वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एटीपीएज एंजाइम एटीपी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू एडीपी में कन्वर्ट कर लेता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी जो आई बैंड होता है, जो तिन वाला होता है, इसको मिल जाता है। जो ही ये इसको मिल जाता है, ये ऐसे इसके ऊपर जंप कर लेता है, ऐसे जंप करता है, जंप। तो अगर जंप करेगा तो आपके बुक ने इस जंप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है क्राल। जिस तरह के आर्मी वाले नहीं होते, वो कोहनी के थ्रू क्रालिंग करते हैं, इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्राल कर लेता है, यानी इधर से इसको एनर्जी मिल जाती है, ये ट्रिगर हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली फिर ये आगे की तरफ इस तरह से क्राल कर लेता है, आगे की तरफ चला जाता है। तो ये जो कंघी होती है, कंघी के जिनके वो क्या कुछ होते हैं जिसको हम और आप लोग हेयर्स के अंदर ऐसे इसको लगाते हैं, उसको अंग्रेजी में टीथ कहते हैं, टीथ ऑफ द कॉम्ब वन। और कुछ लोग इसको नॉच, NOTCH, नॉच भी लोग इसको कहते हैं। तो आपके बुक में लफ्ज नॉच लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग देख ले कि ये एक क्रॉस ब्रिज से दूसरे क्रॉस ब्रिज, ये एक नाच से दूसरे नाच तक ये क्राल करता है, और तो फिर जब ये इधर पा जाता है तो इसको फिर एटीपी मिल जाता है और फिर ये क्राल करता है एक नाच से दूसरे नाच तक, ये फिर चला जाता है। तो अगर आप लोग देख ले, ये जो आई बैंड है ये ए बैंड के ऊपर क्राल करता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। हर केस ए बैंड आई बैंड के ऊपर नहीं जाता, आई बैंड ए बैंड के ऊपर क्रालिंग करता है, फ्रॉम वन नॉच टू अनदर नॉच थ्रू द क्रालिंग वन, जंपिंग करता है, ऐसे ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं होता। तो अगर आप लोग वैसे इनमें देख ले तो जो आई बैंड है वो जिस प्रोटीन का बना हुआ था वो तो एक्टिन था, लेकिन जो एक्टिन था वो जो प्रोटीन था वो तो आइसोट्रॉपिक था। और आइसोट्रॉपिक का मतलब ये कि अगर ये पोजीशन को चेंज भी कर ले, इनके प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होते। तब जाके अगर आप लोग आई बैंड को देख ले, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है लेकिन इसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते, तब जाके कुदरत ने इसको आइसोट्रॉपिक रखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग दूसरे साइड पे देख ले, वो जो मायोसिन वाला है वो एन आइसोट्रॉपिक था। अगर आप लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर ले तो इनके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, तब जाके इसको कुदरत ने फिक्स रखा हुआ है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो फिक्स हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्टिन मायोफिलामेंट है, ये वाला जो एक्टिन का बना हुआ है, ये मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर क्रॉलिंग करता है फ्रॉम वन नॉच टू अनदर नॉच, लेकिन इसमें एटीपी का यूज होगा, एटीपी इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये ऐसे इसके ऊपर जाएगा तो अगर आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि जो एक्टिन है इसके लेंथ में फर्क आ रहा है, लेंथ में फर्क नहीं आता, वही एक्टिन है, ये मायोसिन के ऊपर ऐसे जा रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, लेंथ में फर्क नहीं आता, सिर्फ इसके पोजीशन में फर्क आ जाता है। तो कहीं पूछा गया कि जब एक्टिन मायोफिलामेंट मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर क्रॉलिंग करता है तो किसके लेंथ में फर्क आता है? लेंथ में किसी में फर्क नहीं आता, सिर्फ पोजीशन में फर्क आता है। लेकिन पोजीशन भी कौन चेंज करता है? वो एक्टिन मायोफिलामेंट करता है, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक है। मायोसिन मायोफिलामेंट ये मूवमेंट नहीं करता, वो फिक्स होता है क्योंकि वो एन आइसोट्रॉपिक होता है। तो ये जो मूवमेंट है जब ये ऐसे जाएगा तो इनमें दो बातें बड़ी जरूरी होती हैं। वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एक्टिन मायोफिलामेंट है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है,
तो ये नहीं है कि इसके साथ जो और नीचे वाले एक्टिन मायोफिलामेंट है वो कहें कि नहीं हमने नहीं जाना है। नहीं, अगर ये एक आएगा तो इसके साथ बाकी भी आएंगे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि अगर ये यूनिट ऐसे आएगा तो इसके पीछे तो और भी है ना, तो वो भी फिर ऐसे आगे आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक एक्टिन मायोफिलामेंट आगे आएगा, नीचे वाले भी आएंगे, और अगर ये सारे आएंगे तो इसके पीछे जो है वो भी सारे आएंगे। तो इसको हम फिर कहते हैं ऑल आर नन फेनोमेनन। आएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। यह नहीं होगा कि एक दो कहे कि हमने आगे जाना है, बाकी कहे कि नहीं हमने नहीं जाना है। तो आमतौर पे हम स्टूडेंट्स को इसकी एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जिस तरह स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो जो टग ऑफ वार होता है, रसाकशी जो होती है, कुछ लोग उधर होते हैं, कुछ लोग इधर होते हैं। तो अगर ये वाले लोग हैं, अगर ये एक कदम ऐसे पीछे आ जाए तो फिर जितने भी वो खिलाड़ी होते हैं ना, सारे एक कदम पीछे चले जाते हैं। और अगर ये एक कदम आगे गए तो फिर सारे के सारे एक कदम आगे चले जाते हैं। ऑल आर नन, एक जाएगा तो फिर सारे जाएंगे, एक नहीं जाएगा तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। तो इस फेनोमेनन को हम फिर कहते हैं ऑल आर नन फेनोमेनन। लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा, और थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर सोच ले, तो मेरे लिहाज से वो, अगर आपको याद हो तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि यहां पे जो लाइन था वो एच था, लेकिन यहां पे जो लाइन था वो जेड था, फिर यहां पे एच था, फिर यहां पे जेड था। तो अगर जेड ये जेड वाला लाइन ये ऐसे इसके ऊपर जा रहा है तो फिर जेड टू जेड डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी जी टू जी कम हो जाएगा। ये जेड ऐसे जा रहा है, ये जेड इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, ये कम हो रहा है। तो अगर ये ऐसे कम होगा तो मसल के सेल को देख ले, ये ऐसे कंट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि जो मसल्स हैं इनमें कंट्रैक्शन हो रही है, मसल कंट्रैक्ट हो रहा है। पर याद रख ले, जेड से जेड तक हम और आप लोगों ने इसको सार्कोमियर कहा हुआ था। इसका मतलब कि जेड से जेड सार्कोमियर का जो साइज है वो छोटा होता है कंट्रैक्शन में। लेकिन अगर आप लोग साथ में देख ले तो एटीपी का यूज भी है, और जहां पे एटीपी इस्तेमाल होते हैं उसको हम और आप लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब कि कंट्रैक्शन में जेड टू जेड डिस्टेंस भी कम होता है और एक्टिव प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल के सेल्स हैं और फिर चाहते हैं कि मैं खुद को रिलैक्स करूं, तो अगर ये रिलैक्स करेगा तो होता क्या है कि हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी भी है कि जिस तरह उसने एसिटाइलकोलिन को सीक्रेट किया, अपने एसिटाइलकोलिन को वापस ले भी सकता है। तो वो जो नर्वस सिस्टम होता है, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो अपने एसिटाइलकोलिन को वापस ले लेते हैं। जब वो वापस ले लेते हैं तो कैल्शियम तो एसिटाइलकोलिन की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकले हुए थे ना, तो जो ही कैल्शियम को पता चल जाता है कि वो जो एसिटाइलकोलिन है वो वापस चला गया, कैल्शियम अपना बांड फौरन ट्रोपोनिन के साथ ब्रेक कर लेता है। और जो ही वो ब्रेक कर लेता है तो कैल्शियम भाग जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उधर फिर से स्टोर हो जाते हैं। जो ट्रोपोनिन है वो फिर सार्कोप्लाज्म के अंदर फ्री हो जाता है, फिर उधर पे मौका मिल जाता है किधर, ट्रोपोमाइसिन को। और जो ही ट्रोपोमाइसिन अटैच हो जाए तो फिर वो जो बांड बना हुआ था, अटैचमेंट थी, वो फिर से खत्म हो जाती है। और जो ही खत्म हो जाए तो जहां तक वो ट्रोपोनिन एक्टिन मायोफिलामेंट गया हुआ था वो वापस इस तरह से ऐसे वापस आ जाता है। और जो ही ये वापस आ जाता है, इनमें ना एटीपी का इस्तेमाल होता है, ना इसमें कोई और फेनोमेनन यूज होता है, या कोई और फेनोमेनन यूज होता है। तब जाके हम कहते हैं कि मसल्स में जो रिलैक्सेशन होती है वो पैसिव प्रोसेस होता है, एक्टिव नहीं होता। इसमें हम और आप लोग एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। तब जाके जेड टू जेड डिस्टेंस फिर नॉर्मल के ऊपर यानी बढ़ जाता है, और जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो अटैच थे, वो खत्म हो जाता है और फिर मसल रिलैक्स हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि मसल का जो कंट्रैक्शन है वो एक्टिव है, जो रिलैक्सेशन है वो पैसिव है। जो मसल का कंट्रैक्शन है इनमें जेड टू जेड डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो रिलैक्सेशन है उसमें जेड टू जेड डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सार्कोमियर का जो साइज है वो फिर ज्यादा हो जाता है रिलैक्सेशन में, कम हो जाता है कंट्रैक्शन में। ये सारा कुछ नो डाउट ऐसे ही होगा। ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं ये अब भी हाइपोथेसिस है। पता नहीं, वक्त के साथ साथ आप इसके ऊपर रिसर्च कर ले, आप इसको ठीक कर ले कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसे होता है, क्योंकि आपके बुक में इन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा ये हाइपोथेसिस है। और इस हाइपोथेसिस को जिसने डिस्कस किया हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था, उनमें से एक का नाम था A.F. हुक्सले
और दूसरे का नाम था H.E. हुक्सले। ये हमारे एकेडमी में जो ज़बीउल्लाह खान है, इसके उम्र के ये लोग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो ये जो थे, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया हुआ था। मे बी ये हाइपोथेसिस गलत भी हो, लेकिन हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को हम और आप लोगों ने इसी तरह से पढ़ लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वन। अब ह्यूमन बीइंग में बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। बाज़ दफ़ा ये जो एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मसल के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर हम इसको मसल फैटीग कहते हैं। बुक में एक डिसऑर्डर भी है। तो मसल फैटीग में और कुछ नहीं होता, एनर्जी के जो ये सोर्सेज होते हैं, ये सारा कुछ जो होता है ये फिर ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा ह्यूमन बींग्स में ये जो कैल्शियम होता है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है या नहीं होता। और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो भी मसल्स के अंदर वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। आमतौर पे आप लोगों ने देखे भी होंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनमें एक डिजीज होती है कि इनके जो मसल्स होते हैं हाथ और पांव, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। बूढ़े लोगों में आमतौर पे होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करते हैं। इसको फिर लोग टेटेनी कहते हैं। और जो टेटेनी होती है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। बाज़ दफ़ा ये परमानेंट होती है, बाज़ दफ़ा ये टेम्परेरी भी हो सकती है। इस तरह के अचानक बाज़ दफ़ा आपकी जो एक आई होती है उसमें इस तरह के मसल के जो मूवमेंट्स होते हैं ये फिर शुरू हो जाते हैं। और फिर मुझे असद साहब ने ये बात कही हुई थी कि अगर लेफ्ट आई इस तरह कर रहा है इसका मतलब कि आपको कोई बुरा याद कर रहा है, और अगर राइट आई में इस तरह के मसले शुरू हो जाए इसका मतलब कि आपको कोई अच्छा याद कर रहा है। इस तरह से हाथों में भी बहुत दफ़ा ये अचानक इस तरह से शुरू हो जाता है, पाँव में भी ये अचानक इस तरह से शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। थैंक यू वेरी मच।